इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के खिलाफ एशिया में भी नया गठबंधन तैयार हो रहा है। जापान और दक्षिण कोरिया भी अमेरिका के खिलाफ जाने को तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने जियोपॉलिटिक्स में उथल-पुथल मचा दी है। ट्रंप अमेरिकी फर्स्ट नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका के मित्र देशों से भी वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा बर्ताव अमेरिका विरोधी देशों के साथ कर रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि मित्र देशों को लेकर ट्रंप का रवैया कुछ ज्यादा ही सख्त है, जिसके चलते यूरोपीय यूनियन के बाद एशिया में भी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। और अब खबर है कि अमेरिका के खिलाफ जापान और दक्षिण कोरिया ने चीन से हाथ मिलाया है। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ट्रंप की जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे पुतिन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार करते समय ट्रंप पर हुआ था हमला। बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट तेज, सेना ने ढाका की सड़कों पर शुरू की गश्त, सरकार और सेना आमने सामने। और चलते चलते में देखेंगे कुत्तों की परेड को। आमतौर पर सेना और पुलिस की परेड देखी जाती है, लेकिन अब कुत्तों की भी परेड देखी जा रही है। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की सिक्योरिटी क्लियरेंस की रद्द। ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिकी सरकार से जुड़े सीक्रेट फाइलों को नहीं देख पाएंगे हैथरस और क्लिंटन। अफगानिस्तान की सरकार का दावा, अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के सिर से हटाया इनाम। अमेरिका ने नहीं की पुष्टि। तालिबान को लेकर अब नरम पड़ता दिख रहा है अमेरिका। अमेरिका ने पहली बार इजराइल को दी ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला करने की इजाजत। ईरान ने भी दी धमकी, हमला हुआ तो पूरी ताकत से दिया जाएगा जवाब। इजराइल का दावा, परमाणु बम बनाने के करीब है ईरान। इस्तांबुल के मेयर और सीएचपी नेता एक्रम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में तेज हुए विरोध प्रदर्शन। अब तक 350 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। एर्दोगन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की तैयारी में इमामोग्लू। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने पूरी दुनिया में उथल-पुथल मचा दी है। नए समीकरण बनने लगे हैं। जो देश के साथ थे वो दूर जा रहे हैं और जो दुश्मन थे उनमें बातचीत शुरू हो गई है। यूरोपीय यूनियन अब अपनी सुरक्षा के लिए खुद को मजबूत बनाने पर जोर दे रहा है। 10 साल का प्लान तैयार कर लिया गया है और नाटो जैसा ही संगठन तैयार किया जा रहा है जिसमें अमेरिका नहीं होगा। तो एशिया में भी अमेरिका को चुनौती देने के लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। चीन का अभी तक जापान और दक्षिण कोरिया से विवाद चल रहा था, लेकिन अब ये देश एक साथ आने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। टोक्यो में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की है, जिसके बाद चीन देशों के एक शिखर सम्मेलन के आयोजन पर सहमति बन गई है। दरअसल अमेरिका ने एशिया के इन तीनों देशों के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है। ऐसे में चीन के साथ जापान और दक्षिण कोरिया की इस दोस्ती को अमेरिका के लिए टेंशन की बात माना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से जापान और दक्षिण कोरिया के चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद इस समय जो परिस्थितियां बन गई हैं, उसमें तीनों ही देशों को एक साथ आना पड़ रहा है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दशकों पुराने गठबंधनों को खत्म कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इससे चीन को वॉशिंगटन के साथ जुड़े देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने का अवसर मिल गया है। अगर ऐसा होता है तो ये एशिया में अमेरिका के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। इसे चीन के खिलाफ अमेरिका की सबसे बड़ी कूटनीतिक हार भी माना जाएगा और ट्रंप प्रशासन को इसका परिणाम भी भुगतना होगा। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी और दक्षिण कोरियाई विदेश मंत्री चो ताई युल के साथ बैठक की शुरुआत में कहा, बढ़ती गंभीर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए मेरा मानना है कि हम वास्तव में इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। बैठक के बाद एक संयुक्त घोषणा जारी करते हुए इवाया ने कहा कि तीनों ने जापान में एक त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की तैयारी में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की। इवाया अपने चीनी और दक्षिण कोरियाई समकक्षों के साथ अलग अलग बैठक भी करेंगे, जिसमें 6 सालों में बीजिंग के साथ पहली उच्च स्तरीय आर्थिक वार्ता भी शामिल है। इवाया ने कहा कि उस बैठक में 2023 में नष्ट हो चुके फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से अपशिष्ट जल निकलने के बाद चीन द्वारा जापानी समुद्री खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंध पर चर्चा भी शामिल होगी। इस बैठक में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की संयुक्त जनसंख्या लगभग 1.6 बिलियन है और इनका आर्थिक उत्पादन $24 ट्रिलियन से अधिक है। हमारे विशाल बाजारों और महान संभावनाओं के साथ हम महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। चीन अपने पड़ोसियों के साथ मुक्त व्यापार वार्ता फिर से शुरू करना चाहता है और 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी की सदस्यता का विस्तार करना चाहता है। आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन दूसरे और जापान तीसरे नंबर पर है।
अगर बात एशिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की करें तो पहले चीन, दूसरे पर जापान और चौथे पर दक्षिण कोरिया का नंबर आता है। यानी अमेरिका की नीति के चलते पूरा यूरोप तो उससे दूर जा ही रहा है। एशिया में भी उसके खिलाफ मजबूत गठबंधन बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती एक बार फिर खबरों में है। हाल ही में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की रूस यात्रा ने दोनों नेताओं की दोस्ती की नई परतें उजागर की हैं। विटकॉफ ने खुलासा किया कि पिछले साल ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुतिन ने उनकी सलामती के लिए प्रार्थना की थी। इतना ही नहीं, पुतिन ने अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए एक रूसी कलाकार की अनमोल कलाकृति ट्रंप को तोहफे में भेजी है। फॉक्स न्यूज के एक पॉडकास्ट में विटकॉफ ने अपनी रूस यात्रा का जिक्र करते हुए बताया कि वो यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर चर्चा करने गए थे। इस दौरान पुतिन ने उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और ट्रंप के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर की। विटकॉफ ने कहा कि पुतिन ने मुझे बताया कि जब पिछले साल ट्रंप पर गोली चली थी तो वो अपने नजदीकी चर्च गए और वहां के पादरी के साथ मिलकर ट्रंप की सेहत के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि वो ट्रंप को एक दोस्त मानते हैं और उनकी चिंता कर रहे थे। विटकॉफ ने ये बात ट्रंप को बताई, जिसे सुनकर वो भावुक हो गए। ट्रंप और पुतिन के रिश्तों में ये गर्मजोशी कोई नई बात नहीं है। विटकॉफ ने आगे बताया कि पुतिन ने ट्रंप के लिए एक खास तोहफा भी भेजा है, एक रूसी कलाकार द्वारा बनाया गया सुंदर चित्र। ट्रंप ने इस उपहार के लिए पुतिन को धन्यवाद किया है। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में ही दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन मुद्दे पर लगभग 2 घंटे फोन पर बातचीत भी हुई थी। ये खबर ऐसे वक्त सामने आई है जब यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। फिर भी ट्रंप और पुतिन की ये दोस्ती वैश्विक कूटनीति में एक अलग संदेश दे रही है। जानकारों का मानना है कि ये रिश्ता भविष्य में दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दे सकता है। और अब अगली खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर माहौल गर्माने लगा है। शनिवार को राजधानी ढाका में सैनिकों ने अपनी गश्त तेज कर दी, जिसके पीछे बढ़ते राजनीतिक तनाव और छात्रों के विरोध को कारण बताया जा रहा है। नवगठित छात्र नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी ने सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है। एनसीपी का दावा है कि सेना एक साजिश के तहत पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को अगले चुनावों में फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई-अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक प्रदर्शनों ने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल कर दिया था। इसके बाद से हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं। छात्रों का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ है। एनसीपी ने ढाका विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सेना समर्थित साजिश के खिलाफ नारेबाजी की गई। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने कहा कि सेना राजनीतिक हस्तक्षेप कर रही है और हसीना की पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने हसीना को फांसी देने की मांग भी उठाई। 2 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट में एक छात्र ने दावा किया था कि सेना अवामी लीग के पक्ष में साजिश रच रही है। इन आरोपों के बाद सेना ने पूरे देश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के अपने जिम्मे को गंभीरता से लेते हुए ढाका में गश्त बढ़ा दी है। इस बीच अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का नाम भी चर्चा में है। हसीना के सत्ता से हटने के दौरान वो पेरिस में थे, लेकिन छात्र नेताओं के आह्वान पर ढाका लौटे और 8 अगस्त 2024 को मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली। हालांकि अब उनकी सरकार पर भी सवाल उठने लगे हैं। छात्रों का असंतोष और सेना की सक्रियता ने बांग्लादेश में एक बार फिर अस्थिरता की आशंका को बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में ये तनाव किस दिशा में जाएगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे कुत्तों की परेड की। सेना की परेड तो आपने काफी बार देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी कुत्तों की परेड देखी है? ये बात सुनने में आपको थोड़ी अटपटी लगेगी, लेकिन ये खबर काफी मजेदार भी है। आज हम आपको कुत्तों की परेड के बारे में बताने जा रहे हैं। जर्मनी के एक शहर रेगेंसबर्ग में सैकड़ों कुत्तों की परेड आयोजित की गई और इस परेड ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये परेड काफी दिलचस्प थी। इस परेड का उद्देश्य समुदाय में एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा लाना था। विनर कुत्तों को सॉसेज कुत्ता या डैश हाउंड कहा जाता है। ये अपने लंबे शरीर और छोटे पैरों के लिए जाने जाते हैं। इस वजह से इन्हें विनर कुत्ता भी कहा जाता है। मूल रूप से ये जर्मन प्रजाति है, जहां इन्हें एक जंगली जानवर जैसे बिल खोदने वाले जानवरों के शिकार के लिए पाला गया था। रेगेंसबर्ग ने विश्व के सबसे बड़ी विनर कुत्तों की वॉक का आयोजन किया, जिसमें कुत्तों ने मालिकों के साथ वॉक का रिकॉर्ड बनाया। इस रेस में 1175 कुत्तों की संख्या का दावा किया गया था, लेकिन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने सिर्फ 897 की पुष्टि की। डेकेल म्यूजियम के संस्थापक सेप्पी कुबलबेक ने कहा कि परेड का ध्येय आसपास के लोगों में सकारात्मकता व समानता के भाव लाना है। उन्होंने आगे कहा कि डैश हाउंड किसी राजनीतिक मकसद से जुड़ा नहीं है। उनके मुताबिक डैश हाउंड के लिए सभी लोग समान हैं, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो या वो कहीं से भी आए हों। दुनिया भर में ये परेड चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया के अलग अलग कोने से परेड को देखने के लिए लोग जर्मनी आते हैं, तो वहीं इंटरनेट पर भी इस परेड का वीडियो खूब वायरल हो रहा है।